बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और इस लेक्चर के लिए जो टॉपिक शामिल किया गया है वो है इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे एक बॉडी की प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। तो डेफिनेशन है प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स ख़त्म कर दी जाए, और डिफॉर्मिंग फोर्स अभी डिफाइन भी करेंगे, वो फोर्स जो किसी बॉडी पर लगाने से बॉडी में किसी भी तरह की चेंज आ जाए, बॉडी की फॉर एग्जांपल लेंथ चेंज हो जाए, वॉल्यूम चेंज हो जाए या उसकी शेप चेंज हो जाए। तो अगर फोर्स एक्ट करने से बॉडी में किसी तरह की चेंज आती है देन दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी ये बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब उस पर से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दी जाए, सीज का मतलब होता है खत्म कर देना, रोक देना, तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज, शेप और वॉल्यूम को रिस्टोर कर ले। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स ceases to act is called elasticity. For example, on applying a force on a spring, its length increases. अगर एक स्प्रिंग पर फोर्स लगाई जाए तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स खत्म करोगे तो स्प्रिंग वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। अब स्प्रिंग की ये जो बिहेवियर है इसको स्प्रिंग की इलास्टिसिटी कहेंगे। On applying a force on a spring, its length increases. As the force is removed, the spring restores to its original position. तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग। फोर्स अप्लाइड ऑन एयर फिल्ड बैलून विल चेंज द शेप ऑफ द बैलून। अगर एक बैलून जिसमें हवा भरी हुई है उस पर अगर फोर्स लगाएं तो डेफिनेटली उसकी शेप चेंज हो जाएगी या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। एज द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, और फिर ये होगा कि जब एक्सटर्नल फोर्स हम रिमूव करेंगे इट विल रीस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप। तो बैलून जो है दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर एक रबर को आप स्ट्रेच करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, आप फोर्स रिमूव करें तो वो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगी, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेगी। तो ऑल दीज आर इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। एक यहां पर वर्ड आया था डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको डिफाइन करेंगे अब। अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। दोबारा लिखिए, अप्लाइड फोर्स वो फोर्स जो अप्लाई करने से चेंजेस शेप, बॉडी की शेप चेंज हो जाए, लेंथ या फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए ऑफ अ सब्सटेंस, तो देन दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग स्टेट। और नेक्स्ट दो टर्म्स आ रही हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे ये वाली डेफिनेशन। डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, also write down their units। नॉर्मली इन वर्ड्स में क्वेश्चन आएगा ये। तो स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी बॉडी के यूनिट एरिया पर जो एक्ट करने वाली डिफॉर्मिंग फोर्स है दैट इज नेम्ड एज स्ट्रेस। तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। फिर स्ट्रेस इक्वल आ जाएगी फोर्स पर यूनिट एरिया।
इसका फिर यूनिट हो जाएगा SI यूनिट और स्ट्रेस विल बी, देखें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो इसलिए स्ट्रेस का यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और नेक्स्ट फिर डेफिनेशन है स्ट्रेन। तो बच्चों जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो क्या होता है, बॉडी में चेंज आती है, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी या उसका एरिया वॉल्यूम या उसकी शेप चेंज हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड द डिफॉर्मिंग फोर्स। और जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की जाए तो उसमें चेंज आती है, और इस चेंज इन लेंथ चेंज इन वॉल्यूम का ओरिजिनल के साथ कंपैरिजन कर लें तो ये बन जाएगी स्ट्रेन। When stress acts on a body, it may change its length, volume or shape. A comparison of such change caused by stress with the original length, volume or shape is called strain. तो strain की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो इसकी टाइप्स है वो एक टाइप दी हुई है टेंसाइल स्ट्रेन, इसके अलावा वॉल्यूम स्ट्रेन होती है, शेयर स्ट्रेन है। एनी हो, हम यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे तो ये होती है रेशियो ऑफ चेंज ए लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। अब जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई की गई, अगर उसकी लेंथ चेंज हो गई है तो चेंज इन लेंथ उसको ओरिजिनल लेंथ से अगर डिवाइड करें तो दिस रेशियो इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। तो रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन। फिर टेंसाइल स्ट्रेन की इक्वेशन बन जाएगी चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब इसके बाद देखिए कि ये दो लेंथ्स की रेशियो है, सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, तो इसलिए फिर इसके जो यूनिट्स हैं, चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर आना था, ओवर ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर आएगा, तो वो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए स्ट्रेन हैज नो यूनिट। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हुक्स लॉ, और नाल भी इसकी स्टेटमेंट आएगी, स्टेट हुक्स लॉ एंड डिफाइन इलास्टिक लिमिट। इसकी जो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी पढ़ चुके हैं तो इसी से रिलेटेड है ये हुक्स लॉ की स्टेटमेंट। ये है द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय स्ट्रेस अप्लाई टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। और डेफिनेटली जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उस बॉडी में स्ट्रेन पैदा होती है, जितनी ज्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रेन पैदा होगी, इसलिए स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी by stress applied to it is directly proportional to stress within elastic limit। तो stress proportional to strain, stress equals to फिर आ जाएगा constant multiplied by strain। अब stress ये राइट साइड में strain मल्टीपल है, लेफ्ट साइड में अगर ले आए तो stress over strain equals to आ जाएगा constant। This constant is called elastic modulus और modulus of elasticity। और इसके साथ जो हमने इलास्टिक लिमिट के यहाँ वर्ड यूज किए हैं इसको अब डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, तो बॉडी पर से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करने के बाद बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन को रीस्टोर कर लेती है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स अगर हम इंक्रीज करते जाएं तो एक ऐसी लिमिट आ जाएगी कि उसके बाद बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, बॉडी में परमानेंट चेंज आ जाती है, तब वो बॉडी जो है वो रीस्टोर नहीं हो सकती। तो उस मैक्सिमम फोर्स की जो लिमिट है जहां तक बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन में रीस्टोर हो सकती है उसको इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। इट इज द लिमिट विद इन विच अ बॉडी रिकवर्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ये वो मैक्सिमम लिमिट है जिसके अंदर बॉडी पर जब बॉडी से जब ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की जाएगी, डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म की जाएगी, तो बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप को रिकवर करेगी।
व्हेन द स्ट्रेस क्रॉसे दिस लिमिट, जब आप एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस लिमिट को क्रॉस कर जाए, a body is permanently deformed and is unable to restore its original state after stress is removed. जब इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इस लिमिट से एक्सीड कर जाए, बढ़ जाए, तो फिर बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी और वो बॉडी फिर अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिस्टोर नहीं कर सकेगी। इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसके नोट्स अगर आप चाहिए तो बच्चों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इसके इमेज फॉर्म में नोट्स भी ले सकते हैं। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।